वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें कुछ डेटा स्टोर करना है। इसके लिए हमें चाहिए वेरिएबल्स, लेकिन गो में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन की। इसमें हमें वेरिएबल का नाम और उसका डेटा टाइप दोनों को पहले से ही स्पेसिफाई करते हैं। मतलब अगर हमें कोई नंबर स्टोर करना हो तो हमें साफ साफ इंटीजर टाइप के रूप में डिक्लेयर करेंगे और फिर कोई वैल्यू असाइन करेंगे। इस तरीके का फायदा यह है कि यह कोड को ज़्यादा क्लियर और प्रोडक्टिबल बनाता है। हमें पहले से ही पता होता है कि इस वेरिएबल में केवल उसी टाइप का डेटा रखा जाएगा जो हमने डिफाइन किया है। समझ गए? जब गो में इस वेरिएबल को देखता है तो उसे साफ पता होता है कि इसे इंटीजर की तरह ही ट्रीट करना है। अब आते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन पर, जो गो की एक मज़ेदार और शॉर्टकट टेक्निक है। इसमें हमें वेरिएबल्स का टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। जैसे अगर आप किसी वेरिएबल में हेलो लिखते हैं और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो गो समझ जाता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा है। यानी आपको टाइप लिखने की झंझट से बचाया जाता है और कोड को भी क्लीन और शॉर्ट हो जाता है। अब सोचे कि हमारा प्रोग्राम रन होता है तो ये वेरिएबल्स में आखिर जाते कहाँ हैं? ये यही सोचा, सही सोचा, मेमोरी में। अब सोचिए, जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो ये वेरिएबल्स में आखिर जाते कहाँ हैं? सही सोचा, मेमोरी में। वो अपने वेरिएबल्स को एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करता है और हर वेरिएबल का एक टाइप होता है जो ये डिसाइड करता है कि उसे कैसे स्टोर और प्रोसेस किया जाएगा। यानी जब एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो उसे इंटीजर की तरह ही मेमोरी में रखा जाएगा, और अगर आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो वो स्ट्रिंग की तरह ही स्टोर होगा। अब अगर अपने आप हम इन वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज़ करें तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम इन वेरिएबल्स को प्रोग्राम में यूज़ करें तो क्या होगा? अगर आप गोलैंग में वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। एक है वैर की मदद से और दूसरा शॉर्ट हैंड सिंटैक्स से। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। यहाँ एक इंटीजर वेरिएबल है जिसे वैर की मदद से डिक्लेयर किया गया है। तो इसे 10 असाइन किया गया है और वेर का उपयोग तब किया जाता है जब आपको डेटा टाइप को एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होता है। यहाँ भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसे ऑपरेटर से डिक्लेयर किया गया है। ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है और गोलैंग खुद ही डेटा टाइप का इन्फर कर लेता है। एफएमटी प्रिंटलन के जरिए हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और इसका आउटपुट होगा 10 एंड हेलो। तो इस तरह से गोलैंग में वेरिएबल को डिक्लेयर और यूज़ किया जाता है। गो एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि जब एक बार किसी वेरिएबल का डेटा टाइप तय हो जाता है तो उसे बदला नहीं जा सकता। गो में टाइप स्ट्रिक्टनेस हमें बग्स से बचाने और कोड को रिलायबल बनाने में मदद करती है। गो को टाइप इन्फरेंस की ताकत भी मिली हुई है। अगर हम टाइप ना बताएं तो भी गो खुद पहचान लेता है। इससे कोड क्लीन और कॉम्पैक्ट बनता है। गो में मेमोरी का मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है। गो खुद तय करता है कि वेरिएबल्स को हीप में स्टोर करना है या स्टैक में। ये एफिशिएंट मेमोरी यूसेज सुनिश्चित करता है और हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। गो का गार्बेज कलेक्शन उन वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली हटा देता है जो अब यूज नहीं हो रहे। इसमें मेमोरी लीक्स नहीं होते और एप्लीकेशन स्मूथली रन करती है। जावा में जैसे लैंग्वेज में भी गार्बेज कलेक्शन होता है, लेकिन गो का गार्बेज कलेक्टर फास्ट और ऑप्टिमाइज है। घूमे वेरिएबल सिर्फ अपने स्कोप में ही एक्सेस किया जा सकते हैं। ये मेमोरी यूसेज को ऑप्टिमाइज करता है और सिक्योरिटी को बढ़ाता है। चलिए समझते हैं गो में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का सेकंड तरीका। यहाँ पे हमने टाइप इन्फरेंस का कोड यूज किया हुआ है। यहाँ पे कोड में वैन नेम इक्वल्स टू अमित लिखते ही ये पहचान लेता है कि अमित एक स्ट्रिंग है, इसलिए ये नेम वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप दे देगा। इसे टाइप इन्फरेंस कहा जाता है। यानी बिना टाइप बताए कंपाइलर खुद ही टाइप समझ लेता है। अगर हम चाहते हैं तो इसे भी हम लिख सकते थे, लेकिन गो में
हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कंपाइलर पहले से ही समझ लेता है। क्या हम बिना वेर के भी लिख सकते हैं? हाँ, गो में शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में वो समझते हैं। अब हम समझेंगे गोलैंग में वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का थर्ड तरीका, जिसका नाम है मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हमने एक कोड लिया हुआ है जहाँ पे हमने 3 वेरिएबल को एक ही लाइन में डिक्लेयर किया हुआ है और उसको असाइन भी किया हुआ है। सो एक्स में हमने 1 स्टोर होगा, वाई में 2 स्टोर होगा और जेड में 3 स्टोर होगा, और सिंपली हमने प्रिंट मैसेज करवाया हुआ है। ये लाइन इन तीनों वेरिएबल को प्रिंट कर देगी और आउटपुट देगा 1 2 3। क्या हम अलग अलग टाइप के वेरिएबल ऐसे ही असाइन कर सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर अगर वेरिएबल अलग अलग टाइप के हो तो हमें प्रत्येक वेरिएबल का टाइप डिफाइन करना होगा या टाइप इन्फरेंस का उपयोग करना होगा। अगर हमने शॉर्ट डिक्लेरेशन का उपयोग करना है तो हम वेर की जगह पे शॉर्ट डिक्लेरेशन का उपयोग करेंगे, तो कोड और भी छोटा लिखा जा सकता है। इसमें वेर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये केवल फंक्शन के अंदर ही काम करता है। अब हम समझेंगे गो में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का सेकंड तरीका, जिसमें हम ब्लॉक में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति का नाम, उम्र और स्कोर स्टोर करना है। इसके लिए हमें गोलैंग में वेरिएबल्स यूज करेंगे। इसमें कोड हम 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। नेम, जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू राहुल रखा हुआ है। एज, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और इसका वैल्यू 30 रखा हुआ है। स्कोर, जिसका डेटा टाइप फ्लोट 64 है और इसका वैल्यू 85.5 रखा हुआ है। यहाँ पे वैर एक ब्लॉक के सिंटेक्स का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। अगली लाइन में हमने सिंपली मैसेज प्रिंट करवाया हुआ है। ये 3 वैल्यू को एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट हमें मिलेगा राहुल 30 और 85.5। अगर हम वेर की जगह शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी यूज करें तो कोड छोटा और रीडेबल भी बन सकता है। ये तरीका तब यूज करेंगे जब अपने फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन किया होगा। अब हम समझेंगे गो में डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है। जो गो में जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है और लेकिन उसे इनिशियलाइज नहीं किया जाता है तो उसे डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है। जब भी हम गो में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसे इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उसे एक डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है। इसे जीरो वैल्यूज कहा जाता है। चलो देखते हैं कि अलग अलग डेटा टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। अब इस कोड के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इस प्रोग्राम में हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन उन्हें कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। आउटपुट पे हम देख सकेंगे कि इंटीजर की वैल्यू 0 होती है, फिर प्लॉट 64 की वैल्यू 0.0 मिली हुई है, स्ट्रिंग की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग यानी डबल कोट्स मिला हुआ है, बूलियन की वैल्यू फॉल्स मिली हुई है। तो जब भी हम गो में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया जाता तो उसे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है। इसी को हम बोलते हैं जीरो वैल्यूज कहते हैं। अब हम समझेंगे गो लाइन में स्कोप ऑफ वेरिएबल, जिसमें हम समझेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। तो गो लाइन में वेरिएबल का स्कोप ये निर्धारित करता है कि वो वेरिएबल किस ब्लॉक से एक्सेस किया जा सकता है। और लोकल वेरिएबल वो होते हैं जिसे कोई किसी फंक्शन, ब्लॉक या मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और सिर्फ उसी ब्लॉक या फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है लोकल वेरिएबल का? सो लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, या सिर्फ यहाँ पे सिर्फ उस फंक्शन या ब्लॉक के अंदर वैलिड होते हैं जिसमें डिक्लेयर किया गया है। फिर हम समझेंगे कि इंडिपेंडेंट इन डिफरेंट फंक्शन, एक ही नाम के लोकल वेरिएबल्स अलग अलग फंक्शन में डिक्लेयर किया जा सकता है बिना किसी कन्फ्लिक्ट के। अब हम समझेंगे कोड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे एक वेरिएबल मैसेज डिक्लेयर किया गया है जिसको सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, इसको सिर्फ मेन के अंदर यूज किया जा सकता है। अगर इस वेरिएबल को मेन फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश किया जाए तो एरर आएगी। अब हम समझेंगे गोलैंग में स्कोप ऑफ वेरिएबल, जिसमें ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं।
तो ग्लोबल वेरिएबल्स ये वेरिएबल होता है कि जिसे प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में एक्सेस किया जा सकता है। ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, जिससे सभी फंक्शन इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है जो मेन सहित सभी फंक्शन के अंदर उपलब्ध रहेगा। ये वेरिएबल को प्रिंट करेगा क्योंकि ये प्रोग्राम में एक्सेसिबल है। अब ग्लोबल वेरिएबल्स के भी क्या कौन कौन से फायदे हैं? तो कोड को सरल और रीयूजेबल बनाता है। कई फंक्शन एक ही डेटा को शेयर कर सकते हैं। गोलैंग में ग्लोबल वेरिएबल के कुछ नुकसान भी है, जैसे कि अगर सही में हैंडल नहीं किया जाए तो ये प्रोग्राम को अनिश्चित मतलब अनप्रिडिक्टेबल बना सकता है। फिर डिबगिंग कठिन हो सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम में कभी भी कहीं पे भी बदला जा सकता है। अगर हम वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करें तो वो लोकल वेरिएबल्स कहलाएगा और सिर्फ उसी फंक्शन में एक्सेस किया जा सकता है। अगर हम गोलैंग में वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो उसको ग्लोबल वेरिएबल्स कहा जाता है। सो गोलैंग में ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है और गोलैंग में लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है जहाँ पे हमने उसे डिक्लेयर किया गया हो। तो अब हम बात करेंगे गो में कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट में वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के रन टाइम के दौरान ही बदली नहीं जा सकती। गो में हम कांस्टेंट कीवर्ड का उपयोग करके कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। चलिए इसे एक कोड के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट पी आई फ्लॉट 64 इक्वल्स टू 3.40159 यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे पी आई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने लिया हुआ है। इसका डेटा टाइप फ्लॉट 64 है जो डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है और सिंपली हमने नेक्स्ट लाइन में उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई है। तो अब उसका आउटपुट सेम ही रहेगा और उसको रन टाइम में हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट की कुछ खास बातें ये होती है कि ये इम्यूटेबल होते हैं। एक सो गोलैंग में कांस्टेंट की कुछ खास बातें हैं जैसे कि वो इम्यूटेबल होते हैं। अगर आपने एक डेटा टाइप दिया है तो वैल्यू उसी टाइप की होनी चाहिए। फिर गोलैंग में कांस्टेंट कंपाइल टाइम के लिए ही फिक्स होती है। ये प्रोग्राम रन होने से पहले ही तय हो जाती है। अगर हम गोलैंग में कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने की भी कोशिश करें तो गो कंपाइलर एरर देगा। तो अब हम समझेंगे गोलैंग में शैडोइंग क्या होता है। तो यहाँ पे हमने एक कोड लिया हुआ जहाँ पे हमने एक ग्लोबल वेरिएबल नम डिफाइन है जिसका वैल्यू 10 है। फिर मेन फंक्शन के अंदर एक और नम वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसकी वैल्यू 20 है। क्या आप बता सकते हैं कि आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले वेल नम इक्वल्स टू टैग एक ग्लोबल वेरिएबल है जो प्रोग्राम के हर जगह पे एक्सेसिबल होगा। अब मेन फंक्शन के अंदर नम 20 लिखा गया है। ये एक शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन है जो एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करता है। जब हम नम प्रिंट करवाते हैं तो अब सबसे पहले गोलैंग ये देखता है कि मेन फंक्शन के अंदर नम वेरिएबल अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ एक लोकल वेरिएबल है इसलिए वही यूज होगा और आउटपुट 20 आएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेरिएबल शैडोइंग। जब हम एक वेरिएबल किसी ग्लोबल वेरिएबल का सेम नाम रखकर उसको ओवरराइड कर देता है तो लोकल वेरिएबल्स का स्कोप ग्लोबल वेरिएबल से ज़्यादा प्रायोरिटी ले लेता है। अब अगर हम नम 20 हटा दें तो उसका ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल नंबर 10 का रेफरेंस लेगा, मतलब आउटपुट 10 होगा। आपको कभी भी ऐसे वेरिएबल्स नेम यूज़ नहीं करने चाहिए जो ग्लोबल और लोकल दोनों जगह एक जैसे हो, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो सकती है। हमेशा क्लियर और मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम का यूज़ करें। तो आज हमने समझा कि गोलैंग में वेरिएबल डिक्लेरेशन के कौन कौन से 3 तरीके हैं: वेरिएबल, शॉर्ट एंड सिंटैक्स और ब्लॉक में। फिर हमने सेकंड टॉपिक ये समझा कि बिना इनिशियलाइज किए गए वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहाँ से मिलती है।
फिर थर्ड तरीका ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स पे स्कोप को समझना जरूरी है। फिर फोर्थ, कांस्टेंट का उपयोग तब करें जब वैल्यू बदलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। फिर फिफ्थ, शॉर्ट हैंड सिर्फ फंक्शन के अंदर ही उपयोग किया जा सकता है। सिक्स, शैडोइंग, जब कोई इनर स्कोप जैसे फंक्शन, लूप या ब्लॉक किसी आउटर स्कोप में पहले से ही मौजूद वेरिएबल को ओवरराइड कर देता है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दूँ तो कमेंट करके बताओ, और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।